नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज 24। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल मौजूद हैं। स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 पर आपका। नमस्ते। स्वाति जी, एक कत्ल होता है, 35 टुकड़े किए जाते हैं, रात को 2 बजे उनको ठिकाने लगाया जाता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चलता। 6 महीने बाद इस बात का खुलासा हो पाता है। राजधानी दिल्ली का यह हाल है, क्या कहेंगी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजधानी दिल्ली इस देश की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस मेट्रोपॉलिटन सिटीज है। इनफैक्ट देश का क्या मैं बोलूंगी, बहुत ही दुख की बात है कि पूरे वर्ल्ड में रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड की तरह इनफेमस है। और एक कारण है कि ये इतनी अनसेफ है। ये इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी लड़की सड़क पे भी निकलती है या घर में भी रहती है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस करती है देश की राजधानी में। अब जो श्रद्धा का केस है, वो इतना डरावना केस है, वो इतना चौंका देने वाला केस है। मतलब मेरा कार्यकाल, अभी 7 साल हुए हैं उस कार्यकाल को, अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे डरावना केस है। और वो इसलिए है क्योंकि इस आदमी ने ना सिर्फ उसका मर्डर करा, इतनी ब्रूटली उस लड़की को इसने मारा है, 36 टुकड़े करे, और हर रात वो एक टुकड़ा लेकर जंगल के किसी कोने में जाता था और उसको वहां पे फेंक कर आता था। एक फ्रिज खरीदा गया, उसमें ये सारे बॉडी के पार्ट्स उसने स्टोर करे, और यहां तक बताया जा रहा है कि जहां पे वो खाना रखता था वहीं पे श्रद्धा का मरा हुआ सर पड़ा रहता था। जिस रूम में श्रद्धा की डेड बॉडी स्टोर्ड थी, उस रूम में ये आदमी दूसरी लड़कियों को डेटिंग एप्स के जरिए लेकर आता था। तो ये बहुत ही डरावना केस है, और मेरी अपील है कि दिल्ली पुलिस इसको सख्त से सख्त कार्यवाही करे, इन्वेस्टिगेशन करे। इसको लेके मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी इशू करा है। स्वाति जी, 2 करोड़ की आबादी है दिल्ली की, लेकिन 90,000 पुलिस वाले हैं। हम सॉफ्ट टारगेट तो नहीं बना रहे हैं पुलिस को, और सारी जिम्मेदारी क्या पुलिस की ही है? यह भी एक सवाल है। और अगर पुलिस की ही जिम्मेदारी है, इसमें सिर्फ पुलिस की ही कमी है, तो पुलिस को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिए, उन्हें भी सजा दी जानी चाहिए। आप ये कह रही हैं? जी, मैंने दिल्ली पुलिस को नोटिस इसलिए इशू करा है क्योंकि एक बहुत ही चौंका देने वाली बात है इस केस की कि एक लड़की देश की राजधानी में गायब हो जाती है और किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। तो क्या सरकमस्टेंसेस थे? क्या श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ पहले कभी कोई कंप्लेंट दी थी? कोई डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट थी? कोई सेक्सुअल असॉल्ट की कंप्लेंट थी? और अगर थी तो उसके ऊपर दिल्ली पुलिस ने क्या किया? और कितने लोग और इन्वॉल्व थे? क्या सिर्फ ये सिर्फ आफताब का मैटर है? और हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर दिल्ली पुलिस इस मैटर में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी तो फिर क्या होगा। अल्टीमेटली ऐसा हो सकता है कि आफताब छूट जाए, क्योंकि अभी छावला गैंग रेप एंड मर्डर केस में हमने देखा था, लड़की का गैंग रेप किया गया, मर्डर किया गया, वो सिर्फ 19 साल की थी, उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में शराब की बोतलें मिली, और इसके बावजूद 10 साल के बाद वो आदमी आजाद हो पाए, क्योंकि कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट का, कि दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच ठीक से नहीं करी थी। तो इसलिए ये कहना कि दिल्ली पुलिस एक सॉफ्ट टारगेट है, बिल्कुल नहीं। मैं ये मानती हूं कि जिस देश में हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो, प्रोसेस से सजाएं हो, प्रॉपर जांच हो, उस देश में लोगों को डर लगता है। आज की फैक्ट ये है कि हमारे देश में किसी को डर नहीं लगता। इस बीच राजनीति भी आती है। बीजेपी के विधायक हैं राम कदम, वो कहते हैं कि लव जिहाद के एंगल से भी जांच होनी चाहिए। जी, दिल्ली पुलिस इसको हर एंगल से जांच कर रही है, ये मुझे बताया गया है, और यही जरूरी है कि जो भी जांच हो रही है वो पुख्ता जांच हो, प्रॉपर एविडेंशियरी जांच हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे छावला वाले मर्डर केस में, रेप एंड मर्डर केस में, हमने ये देखा कि दिल्ली पुलिस ने एविडेंसेस को मालखाना में 15 दिन तक रखा और उसके बाद फोरेंसिक सैंपल्स भेजे, और इसी वजह से एक बेनिफिट ऑफ डाउट उन अक्यूज्ड को, उन कल्प्रिट्स को मिल गया। तो मेरा तो यही कहना है कि चाहे लव जिहाद का मामला है, चाहे किसी भी मामला है, आप अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिए, और इस आफताब को किसी भी हाल में फांसी की सजा होनी ही चाहिए। अगर मैं आंकड़े देखूं, एनसीआरबी के आंकड़े देखूं, तो 40% ज्यादा अपराध हुए हैं। एनसीआरबी के जो आंकड़े बताते हैं 2020 की अपेक्षा 2022 में। तो ऐसे अगर ये चीजें बढ़ रही हैं तो दिल्ली महिला आयोग क्या कर रहा है? हम सवाल इस पर भी पूछते हैं। क्या पत्र लिख देना मात्र ही आपकी जिम्मेदारियों से, अपनी जिम्मेदारियों से बच जाना है क्या?
काश ऐसा होता। दिल्ली महिला आयोग ने पिछले 7 सालों में 1 लाख केसेस की सुनवाई की है, जबकि मेरे से पहले जो चेयरपर्सन थी उन्होंने 8 सालों में एक केस की सुनवाई की थी। तो हम्म। दिल्ली महिला आयोग केसेस की सुनवाई कर रहा है, पर हम्म। दिल्ली महिला आयोग दिल्ली पुलिस नहीं है। दिल्ली महिला आयोग दिल्ली सरकार नहीं है। दिल्ली महिला आयोग केंद्र सरकार नहीं है। तो हमारा जो काम है कि हम इश्यूज को उठाएं, उनके ऊपर नोटिस इशू करें, इंश्योर करें कि एफआईआर दर्ज हो, उनमें इन्वेस्टिगेशन हो, वो सारे काम सर हम कर रहे हैं। लेकिन बहुत दुख बावजूद की इसके बात है बावजूद इसके स्वाति जी, मैं जिम्मेदारी तय करने की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हर किसी की जिम्मेदारी, एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी तय होगी, तभी ये केसेस कम हो पाएंगे। इस तरह के जो ब्रूटल क्राइम्स हैं उन पर कंट्रोल लगाया जा सकेगा, और जो अपराधी हैं वो 6-6 महीने क्राइम करने के बाद बचे नहीं रहेंगे। क्योंकि ये जो क्राइम हुआ वो 18 मई को हुआ और आज पूरे 6 महीने हो गए हैं। तो 6 महीने बाद नहीं, आपकी केसेस बात नहीं बिल्कुल खुलेंगे ठीक है। अगर सबकी जिम्मेदारी तय होगी तो। नहीं, पर समय जिम्मेदारी तो तय करनी चाहिए, लेकिन दिल्ली महिला आयोग इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग। आप जिम्मेदारी तय करना चाहते हैं तो पुलिस की जिम्मेदारी तय कीजिए। भाई उनकी ऐसा भी कैसे हो उनकी जाता भी है? हर किसी की। पुलिस नहीं नहीं, देखिए, जब तक आप पुलिस की जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे तब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं किया जा सकता। ये हर इंसान जानता है कि अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहे तो उनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। ये कहना कि पुलिस के पास 80,000 लोग हैं, वही क्या देश की सिक्योरिटी करेंगे, ऐसा नहीं होता। आज सच्चाई ये है कि अगर एक महिला सड़क पे निकलती है और उसके साथ कोई छेड़छाड़ होती है या रेप होता है या कोई और क्राइम होता है तो लोगों को डर नहीं लगता। लोगों को लगता है कि ये देश की प्रजा उनको बिल्कुल मदद करेगी। उनको लगता है कि 10 साल के बाद छावला के गैंगरेप इतना ब्रूटल केस में भी वो आजाद हो जाएंगे। उनको लगता है कि बिल्किस बात के रे करनी है। तो मेरे आप ये कह हिसाब रही हैं कि पुलिस से का इकबाल कायम नहीं है, इसी वजह से ये घटनाएं घट रही हैं। जी, मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश में किसी को डर नहीं लगा, और उस डर ना लगने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। पुलिस की जवाबदेही तय करने की जरूरत है, पुलिस के रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है। आज दिल्ली पुलिस के आप किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, हर पुलिस स्टेशन अपनी सैंक्शन स्ट्रेंथ से आधे पे काम कर रहा है। तो पुलिस की जब तक जवाबदेही और रिसोर्सेज नहीं बढ़ाओगे तब तक क्या बदलाव आएगा? फोरेंसिक सैंपल्स जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो जब तक दिल्ली सरकार फोरेंसिक सैंपल्स को ठीक नहीं करेगी, लेबोरेटरी को ठीक नहीं करेगी, बहुत कुछ बदलाव नहीं होगा। और ट्रायल कोर्ट्स में सच्चाई ये है कि एक लड़की के साथ पहले कुछ लोग रेप करते हैं और फिर पूरा सिस्टम रेप करता है, तारीख पे तारीख पे तारीख दी जाती है। आज ही अगर आप पॉक्स के तो आज के आंकड़े ये हैं कि 3 साल लगते हैं कि एक केस को खत्म होने में ट्रायल कोर्ट पे, एवरेज। और मैं पर्सनली बहुत ऐसे केसेस को जानती हूं जिनमें 8 साल लगे, 10 साल लगे। 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ था अप्रैल 2018 में, आज तक उसके केस में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको सजा नहीं मिली है उस आदमी को। तो इस तरीके से अगर चलेगा, until there is certainty and swiftness of punishments, हर हाल में सजाएं हो, तुरंत सजाएं हो, तब जाकर एक मानसिकता बनती है, एक डर बैठता है कि अगर हमने कुछ गलत करा किसी महिला के खिलाफ तो ये देश हमें बख्शेगा नहीं। स्वाति आज जी, न्यूज़ 24 अनफॉर्चुनेटली के इस मंच से आप क्या सुझाव देना चाहेंगी कि आखिरकार क्या बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव आपको क्या लगता है वो होना चाहिए, जिसकी वजह से सबसे पहले प्राथमिकता, जो केसेस बढ़ रहे हैं, इस बार भी एनसीआरबी की रिपोर्ट आई और बताया गया कि 2 नाबालिग हर दिन रेप का शिकार होती हैं। तो ये जो स्थिति है इस पर लगाम लगाई जा सके, कोई सुझाव आपके पास हो? जी, ऐसे कई सुझाव मैं ऑलरेडी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को दे चुकी हूँ। मेरे हिसाब से इन माय टेन्योर 500 से ज्यादा इस तरीके के सुझाव दिए गए होंगे। लेकिन मैं आपको बताती हूँ जो मैं मानती हूँ जो सबसे बड़ा सिस्टमिक इशू है। मैं ये मानती हूँ कि इस देश में लोगों को डर नहीं लगता। अगर हर हाल में सजाएं होंगी, तुरंत सजाएं होंगी, तो बहुत कुछ बदलाव किया जा सकता है। अप्रैल 2018 में मैं आमरण अनशन पे बैठी थी। मेरी ये डिमांड थी कि छोटे बच्चों के बलात्कारियों को 6 महीने के अंदर अंदर फांसी की सजा होनी चाहिए। 10 दिन के बाद मेरे इस अनशन के बैठने पे कानून देश में लाया गया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन आज भी कानून को लागू नहीं किया जा रहा। तो हर हाल में पुलिस के संसाधन बढ़ाइए, पुलिस की जवाबदेही तय कीजिए, फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज के संसाधन बढ़ाइए, जवाबदेही तय कीजिए, और नंबर ऑफ ट्रायल कोर्ट्स बढ़ाइए और उनकी जवाबदेही तय कीजिए। जब तक ये चीजें नहीं होंगी तब तक लोगों को सजाएं नहीं मिलेंगी। हमने देखा कि कैसे बिल्किस बानो के रेपिस्ट्स वर अलाउड टू वॉक फ्री। हमने देखा कि कैसे डेरा सच्चा सौदा के जो राम रहीम है, जो कि एक डेंजरस क्रिमिनल और मर्डरर है, वो आराम से पैरोल पे बाहर है। हमने देखा कि कैसे छावला में जो लड़की 19 साल की लड़की के साथ
गैंग रेप और मर्डर किया गया, आंख में तेजाब तक डाल दिया गया, आज उसके भी रेपिस्ट बाहर हैं। तो अगर हम एक सुदृढ़ सिस्टम नहीं बनाएंगे जिसमें हर हाल में सजाएं होंगी, तुरंत सजाएं होंगी, बहुत कुछ नहीं बदलेगा। दैट सेड, आई थिंक सोसाइटी इज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड। हमारी सोसाइटी में बहुत पेट्रियार्की है और हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। फैक्ट तो यही है कि श्रद्धा अकेली थी, फैक्ट यही है कि श्रद्धा उस घर में रहती थी पर शायद आसपास के लोगों को भी नहीं पता चला। तो हम किस तरीके की सोसाइटी में रहते हैं कि हम एक दूसरे की इतनी मदद भी नहीं कर सकते कि लड़की 6 महीने तक गायब हो जाती है और किसी को नहीं पता चलता। सो इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस। मेरे हिसाब से सरकार और सोसाइटी दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है और तभी कुछ बदलाव हो सकता है। जब स्वाति मालीवाल ये आरोप लगाती हैं कि उन्हें खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं, उनके घर पर तोड़फोड़ की जा रही है, तो फिर एक कॉमन मैन के मन में ये आता है कि जब इतने बड़े पद पर बैठी हुई शख्स के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित है। आपने आरोप लगाया कि राम रहीम के अनुयायी जो हैं वो आपको धमकी दे रहे हैं। आपने एक पोस्ट डाला था उससे पहले कि तोड़फोड़ हुई जब आप घर पे नहीं थी, आपकी जो ममा है वो घर पे नहीं थी, तो वो काफ़ी डरी हुई थी उसके बाद। तो एक कॉमन मैन के अंदर आता है ना कि अगर ये लोग सुरक्षित नहीं हैं तो फिर हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, या फिर सुरक्षा की भावना हमारे अंदर कैसे आ सकती है। जी मैं बिल्कुल मानती हूँ, बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि दिल्ली की, देश की राजधानी की महिला आयोग की अध्यक्ष वो तक सुरक्षित नहीं है। जिसका मन आता है वो धमकी दे देता है, दिल्ली पुलिस एक एफआईआर दर्ज कर लेती है, ना आज तक कोई अरेस्ट हुआ, ना ये बताया गया कि भाई आपने क्या एक्शन लिया। तो मेरे हिसाब से जब दिल्ली महिला आयोग का भी ये हाल है कि उनको भी कोई धमकी दे के चला जाता है, घर में तोड़फोड़ कर देता है, और वो चाकू लेकर आया था, उसने पूरी कोशिश करी घर में घुसने की, वो तो भगवान की दया से हम लोग घर पे थे नहीं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बुरा हाल है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर मानती हूँ कि जो मेरे ऊपर अटैक कराया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमने 1 लाख केसेस में काम करने की कोशिश करी है। क्योंकि मैं बिल्किस बानो के रेपिस्ट के खिलाफ भी बोल रही हूँ, डेरा सच्चा सौदा में जो राम रहे उनके पैरोल के खिलाफ भी बोल रही हूँ, बिग बॉस के अंदर जो साजिद खान बैठे हैं उनके खिलाफ भी बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से जिस तरीके का काम दिल्ली महिला आयोग कर रहा है, चाहे वो स्पास के ऊपर एक्शन हो जिसमें प्रोस्टिट्यूशन चल रहा है, या फिर वो अलग अलग तरीके के ह्यूमन नेटवर्क, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो नेटवर्क्स हैं उनको तोड़ने का दिल्ली महिला आयोग जो काम कर रहा है, और बहुत बड़े बड़े पंगे जो दिल्ली महिला आयोग ले रहा है, मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं वो सीधे सीधे उनका नतीजा है। 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड हुआ था, उससे 9 महीने पहले छावला कांड हुआ था। 10 साल हो गए हैं, कोई बदलाव आपको नजर आता है क्या? क्योंकि जब केसेस एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है और जब रेप कैपिटल कहा जाता है तो एक आम नागरिक को लगता है कि उसके अंदर असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। हमारी बहन बेटियों को लेकर जो हमारे अंदर एक सुरक्षा की भावना होनी चाहिए, सिस्टम की तरफ से होनी चाहिए, वो जब नहीं रहती है। आप कोई बदलाव देखती हैं क्या इन 10 सालों में? नहीं, मैं कोई बदलाव नहीं देखती। आज ही अगर आप एक रिपोर्ट देखेंगे तो 10 सालों में, 10 साल पहले पॉक्सो का कानून आया था देश में, और उसमें सिर्फ 14% कन्विक्शंस हैं आज की डेट पे। एक एक केस को 3-3 साल तो ट्रायल कोर्ट में लग जाते हैं, और फिर कोई भरोसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाके, बिकॉज उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई या ट्रायल ठीक से नहीं हुआ, हो सकता है कि वो लोग छूट जाएं। तो मैं नहीं मानती, मैं तो इनफैक्ट ये बोलूंगी कि नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं और ब्रूटैलिटी बढ़ी है। हम हर दूसरे दिन देख रहे हैं कि एक 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हो गया, 4 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, एक 90 साल की महिला तक के साथ रेप हुआ है दिल्ली देश की राजधानी में। तो मैं बिल्कुल नहीं मानती कि सुरक्षा बढ़ी है या कोई ऐसी भावना आई है महिलाओं में। मैं खुद एक महिला हूँ, काफी बार मैं तो मतलब मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, मैं रात में जब भी काफी बार सड़क पे चलती हूँ या फिर मेट्रो से जाती हूँ या फिर बस से जाती हूँ, तो मैं खुद ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं भी दिल्ली में एक महिला हूँ, एक आम महिला हूँ। तो फैक्ट तो यही है कि हम सब असुरक्षित हैं, और फैक्ट ये है कि जब तक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आकर काम नहीं करेगी बहुत कुछ बदलेगा नहीं। अच्छा स्वाति जी, मैं एक तरफ देखता हूँ ये केसेस हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, हम लोग कानून को कोसते हैं, पुलिस को कोसते हैं कि और ज़्यादा चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, लेकिन फिर हम उधर गाजियाबाद का केस देखते हैं जहां पर गैंगरेप का झूठा आरोप लगाया जाता है। आपने भी उस मामले को काफ़ी उठाया, लेकिन बाद में पुलिस ने कुछ और ही कहानी बयां की कि प्रॉपर्टी विवाद था, उसको लेकर झूठी चीज़ें चल रही थी। उसका फ़ायदा भी उठाया जा रहा है। जो कानून है
वो वैसे ही इतना मजबूत नहीं है, लेकिन जैसा भी है उसका भी फायदा उठाया जा रहा है महिलाओं की तरफ से, इस बात को तो मानना पड़ेगा। देखिए, इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका मिसयूज नहीं होता, ठीक है। दैट सेड, द फैक्ट कि अगर कोई महिला झूठा केस डालती है और झूठा रेप केस डालती है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही बड़ा पाप है और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर किसी महिला ने कोई आरोप लगाया, आप एक एफआईआर दर्ज करोगे। पर कानून दिल्ली पुलिस को और देश की पुलिस को ये पावर देता है कि जैसे गाजियाबाद पुलिस ने करा, जब उन्हें लगा कि नहीं महिला झूठ बोल रही है तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी और महिला को अरेस्ट करा। इसी तरीके से पूरी देश की पुलिस काम क्यों नहीं करती? अगर लगता है और बिल्कुल पूरे सबूतों के बयान पे लगता है और बिल्कुल ये दिखता है कि किसी भी हाल में मतलब कोई भी डाउट नहीं है कि लड़की ने गलत एलिगेशन, गलत इंटेंट से लगाया है, तो उसके ऊपर एक्शन ले तो करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपने एक कानून बनाया है क्योंकि फैक्ट यही है कि बहुत सारी महिलाओं के साथ बहुत तरीके का प्रताड़न होता है। आप श्रद्धा का केस देख लें, आप छावला की लड़की का केस देख लें, निर्भया का केस देख लें, ऐसी रूह कपाने वाले केसेस होते हैं। तो उनके लिए कानून बना है, लेकिन अगर कानून का कोई भी मिसयूज कर रहा है तो कानून में इतनी पावर है कि ऐसे मिसयूज करने वालों के ऊपर भी एक्शन हो। और दिल्ली महिला आयोग ने तो हमेशा यही डिमांड की है, अगर कोई गलत करता है तो उसके ऊपर भी एक्शन हो। गाजियाबाद वाली लड़की का जब बाद में पता चला कि हाँ इसने गलत करा है तो उसके ऊपर एक्शन हमने डिमांड किया। स्वाति जी, क्राइम को लेकर क्या हम स्पेसिफिक नहीं हो गए हैं? धर्म जाति को लेकर, अगर हम महिला पुरुष की बात करें उसको लेकर हम स्पेसिफिक नहीं हो जाते हैं कई बार? क्योंकि क्राइम, अगर ये कहा जा रहा है कि हर घंटे क्राइम हो रहा है, हर दिन क्राइम हो रहा है, तो हम उठा उन्हीं चीजों को रहे हैं जिसको लेकर हमको लगता है कि हाँ इसको उठाना चाहिए। तो स्पेसिफिक नहीं हो रहे हैं क्या? हम हर किसी की बात नहीं कर पा रहे हैं हम शायद। जी, मैं ऐसा नहीं मानती। मैं अपने बारे में बोल सकती हूँ। हमने 1 लाख केसेस हैंडल करे हैं पिछले 6 सालों में, और मैंने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, मैंने कभी किसी की जाति नहीं देखी। क्योंकि जब एक 8 महीने की बच्ची का बलात्कार होता है ना, और उसका खून आपके हाथों में लगता है, जब आप हॉस्पिटल में पहुंचते हो और आपकी गोदी में वो आती है, और जब आपका हाथ उसके खून से सनते हैं ना, तब आप ये नहीं देखते कि वो कौन से धर्म की है और वो कौन सी जाति की है। तो ये जो इश्यूज हैं, ये इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं। एक 8 महीने की बच्ची का रेप, एक 90 साल की औरत का रेप, मेरे हिसाब से जो लोग इसमें धर्म और जाति घुसाते हैं वो मेरे हिसाब से इंसान कहने लायक नहीं। महिला आयोग की अध्यक्ष न्यूज 24 के इस मंच से एक आम नागरिक को क्या संदेश देना चाहेंगी? उनकी क्या जिम्मेदारी आप देखती हैं? आपकी नजरों में क्या है? जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है या हम देखते हैं किसी और के साथ कुछ गलत होते हुए, तो हमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ भी गलत हो रहा है, आप हमें बताइए। दिल्ली महिला आयोग की हेल्पलाइन है 181, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आप हमारे पास आइए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, मेरी टीम आपके पास पहुंचेगी। और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस की हेल्पलाइन है 100, और पूरे देश में 102 नंबर, 100 नंबर ये अवेलेबल हैं। देखिए, लड़ाई सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आप आज चुप हो जाते हैं ये सोचकर कि भाई मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, या अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा, तो पता नहीं इस तरीके के रेपिस्ट या इस तरीके की घटिया मानसिकता वाले लोग और पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या करेंगे। सो मेरी तो एक ही अपील है कि प्लीज, अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो प्लीज रिपोर्ट द क्राइम। एंड मैं मानती हूं कि न्याय की जो रास्ता है वो हमारे देश में आसान नहीं है, पर हमें वो आसान रास्ते पे भी चलना पड़ेगा, जिससे कि एक्चुअली अल्टीमेटली न्याय मिल सके। स्वाति जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 24 के साथ जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि आप और हम, मैं मीडिया की जिम्मेदारी भी तय करता हूं, मैं अपने आप को भी उस कटघरे में खड़ा करता हूं कि अगर ये माहौल है तो हम क्या कर पा रहे हैं, एक आम नागरिक क्या कर पा रहा है, इस उम्मीद के साथ कि कल का भविष्य अच्छा होगा, महिलाएं सुरक्षित होंगी, बच्चे सुरक्षित होंगे, हम सभी सुरक्षित होंगे और ये देश प्रगति करेगा। हम लोग इसलिए काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी जुड़ने के लिए न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।